सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। टाइम एंड डिस्टेंस के प्रथम क्लास में आप सबों का स्वागत है। समय और दूरी के बारे में पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं, तब उसके बाद एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे। किसी दूरी को तय करने में कुछ समय लगता है, बस यही टाइम एंड डिस्टेंस है। टाइम एंड डिस्टेंस मैथ का सबसे आसान चैप्टर है। बस थोड़ा सा ट्रिक और कुछ कैलकुलेशन है। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस में कोई तरह की परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसके पहले टाइम एंड वर्क बना चुके हैं। पाइप एंड सिस्टम की क्लास हो चुकी है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसको आसान ढंग से हम लोग सोल्व करेंगे। आपको टाइम एंड डिस्टेंस से भय नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल आसान चैप्टर है। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ जानकारी ले लें इसके बारे में। कौन कितने समय में कितनी दूरी तय करेगा, यह उसकी क्षमता पर निर्भर करती है, जिसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या है, चाल क्या है? वो गतिशील वस्तु की या गतिशील आप व्हीकल कहिए, वो क्षमताएं हैं, इस जिसे हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड ज्ञात करने के लिए हम लोग डिस्टेंस को टाइम से भाग देते हैं, आपको पता ही होगा। फिर स्पीड का मात्रक जो है, यूनिट, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन प्रायः स्पीड को किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में व्यक्त करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। आपको जानकारी होगी, इसे याद रखना है। अब कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से उसे गुना कर देते हैं। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। अब 2 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, 1/7 किलोमीटर हो, जो भी हो, किलोमीटर पर आवर में अगर हो तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 आया कहाँ से, आपको जानकारी होगी। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटा में 3600 सेकेंड। 1000 को 3600 भाग दीजिएगा, 5/18 आएगा। ठीक इसका उल्टा, अगर कोई स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है तो उसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। कोई भी स्पीड मीटर पर सेकंड में हो, 18/5 से गुना करते ही वो किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। आगे, समान दूरी के लिए चाल एवं समय का अनुपात एक दूसरे का इन्वर्स उल्टा होता है। ये एक तरह से समझिए कि इसको टूल्स कह सकते हैं, और ये आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे स्वयं करके देख लीजिए कि अगर दूरी समान है, समान दूरी अगर तय कीजिए भिन्न भिन्न चाल से, तो जो चाल का अनुपात होता है, समय का अनुपात उसका क्या होगा, उल्टा होगा, इन्वर्स होगा। आगे, समान समय में तय की गई दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होता है। अगर दो भिन्न भिन्न चाल से बराबर समय के लिए दूरी तय करें तो तय की गई दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के ही अनुकूल होता है, उससे बराबर होता है। पांचवा जो है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। ये क्या होता है, तो चालों का योग और चालों का अंतर। रिलेटिव स्पीड जो है, जब दो गतिशील वस्तुओं की गति की तुलना करते हैं तो हम उसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं। और अगर विपरीत दिशा में, मतलब कोई गाड़ी इस दिशा में जा रही है और उसी दिशा में कोई और गाड़ी आ रही है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत अगर स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए
क्या करते हैं, दोनों चालों को, दोनों स्पीड को जोड़ देते हैं। और अगर एक ही दिशा में चल रहे हो तो, अर्थात एक ट्रेन या एक गाड़ी इस दिशा में जा रही है, दूसरी गाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है, तो समान दिशा में अगर गतिशील है, समान दिशा में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए चालों का हम लोग अंतर निकाल देते हैं, घटा देते हैं। दरअसल रिलेटिव स्पीड है क्या? रिलेटिव स्पीड को हम लोग वर्चुअल जीरो स्पीड कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। अब वर्चुअल जीरो स्पीड कॉन्सेप्ट ये है क्या? तो आप अनुभव किए होंगे, जब कभी आपने ट्रेन से यात्रा की होगी, आप किसी दिशा में ट्रेन से जा रहे हैं, एक दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, तो जो दूसरी ट्रेन होती है उसकी स्पीड हम जिस ट्रेन से जा रहे हैं उसकी स्पीड से हमें काफ़ी अधिक मालूम पड़ती है। आप सुपर फास्ट ट्रेन से जा रहे हों और विपरीत दिशा से अगर लोकल ट्रेन आ रही हो, फिर भी देखने में लगता है क्या कि लोकल स्पीड की ट्रेन हमारे सुपर फास्ट ट्रेन से बहुत अधिक है। ऐसा क्यों? तो ये जो रिलेटिव स्पीड है ये वर्चुअल जीरो, अर्थात आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसकी स्पीड आपको ज़ीरो महसूस होगी और विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन की चाल, आपके ट्रेन की चाल और उसके ट्रेन की चाल, उस ट्रेन की चाल, दोनों के योगफल के बराबर होगी। वही इसके ठीक उल्टा, अगर कोई ट्रेन इस दिशा में जा रही है, मान लीजिए कि समानांतर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी बड़े जंक्शन से निकलते हैं और उस जंक्शन से दो दिशा में जाने वाली ट्रेन अगर समानांतर पटरी पर ये कहीं दिशा में जा रही हो, और कल्पना कीजिए कि आपकी ट्रेन की गति समानांतर चलने वाली ट्रेन की गति से अधिक है, तो हमें क्या आभास होता है? हमें आभास होता है कि हमारे बगल वाले ट्रेन की स्पीड क्या है, ज़ीरो होगी, और हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। देखने में लगता है कि वो ट्रेन खड़ी है, चल नहीं रही है। तो इस बात का ध्यान रखने पर रिलेटिव स्पीड के बारे में या रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। बस इसमें इतनी ही सी बात है। अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की ओर और विभिन्न टाइप के प्रश्नों को अब देखेंगे, जो कुछ भी पिछले 5-7 वर्षों में एसएससी के द्वारा पूछा गया है, वो सबको हम लोग सहज और सरल ढंग से हल करेंगे। तो चले हम लोग एक्सरसाइज की ओर। प्रश्न है, एक व्यक्ति को किसी स्थान पर पैदल जाने और बैलगाड़ी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ बैलगाड़ी से जाता तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। यदि वह दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में केवल भाषा की चतुराई है, अर्थात यह लैंग्वेज ट्रिक का क्वेश्चन है। कैलकुलेशन कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा समझने की बात है। तो आइए इसे देखें। एक व्यक्ति है, वो अगर पैदल जाता है, मान लेते हैं पी मतलब पैदल जाने में लगा हुआ समय, पैदल जाए और फिर वापस आए। वापस किस तरह कैसे आए? बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी का एक अपना अलग ही अंदाज था। आज हवाई जहाज़ की यात्रा में उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना बैलगाड़ी की यात्रा में आनंद मिलता था। आप तो संभवतः बैलगाड़ी में यात्रा किए नहीं होंगे, मैंने किया है। उसका अंदाज निराला होता है, उसका आनंद अलग होता है। अब तो शायद सपने में ही मिलेगा। तो आइए प्रश्न की ओर। तो पैदल जाने और बैलगाड़ी से वापस आने में कुल समय कितना लग जाता है? कुल समय लगता है 6 घंटा 30 मिनट। 6 घंटा 30 मिनट। अगर दोनों तरफ बैलगाड़ी से जाता
अर्थात बैलगाड़ी से जाता और बैलगाड़ी से वापस आता, बैलगाड़ी से जाना बैलगाड़ी से वापस आना, तो क्या होता, तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। अर्थात 6 घंटा जो 30 मिनट समय लगा, इसमें उसको 2 घंटा 10 मिनट बच जाता। तो हम लोग देखें कि आखिर बैलगाड़ी से जाने और आने में समय क्या लगेगा। तो 6 घंटा 30 मिनट में 2 घंटा 10 मिनट घटा दीजिए तो कितना आएगा, 4 घंटा 20 मिनट। अर्थात बैलगाड़ी से जाने और बैलगाड़ी से वापस आने में 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता। दोनों तरफ पैदल जाता अर्थात P पैदल जाना, P वापस आना, अर्थात 2P पूछा जा रहा है कि 2P की वैल्यू क्या होगी। 2P की वैल्यू क्या होगी ये ज्ञात करना है कि पैदल जाने और वापस आने में क्या समय लगेगा। तो कुछ नहीं, बस इसे आप 2 से गुना कर दीजिए, बड़ी आराम से बन जाएगा। PB 2 से गुना किए मतलब 2 बार पैदल जाने और 2 बार बैलगाड़ी से वापस आने में क्या समय लगेगा। तो 2P + 2B इज इक्वल टू 6.5 घंटे का दुगना कितना हो जाएगा, 13 घंटा। अर्थात 2 बार पैदल जाने 2 बार बैलगाड़ी से वापस आने में कुल 13 घंटे लगेंगे। हमें ज्ञात करना है 2P अर्थात पैदल जाने और पैदल आने में क्या समय लगेगा। 2B का वैल्यू मालूम है 4 घंटा 20 मिनट, तो 13 घंटे में 4 घंटा 20 मिनट घटा दीजिए, 2P का वैल्यू निकल जाएगा। बताइए 2P वैल्यू बराबर क्या होगा। तो 13 घंटे में से 4 घंटा 20 मिनट घटा दिए, 60 मिनट पैंचा लिए, 60 मिनट में से 20 मिनट गया, बचा कितना, 40 मिनट, और ये 13 बच गया 12, 12 में से 4 गया 8, अर्थात 8 घंटा 40 मिनट। अर्थात पैदल जाने और पैदल ही वापस आने में 8 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। आंसर सी। क्वेश्चन 2 ये भी ठीक उसी प्रकार का है। एक पोस्टमैन गांव पैदल जाकर और साइकिल से वापस लौटने में 4 घंटा 30 मिनट लगता है। अर्थात पैदल जाए, P मतलब पैदल जाने में लगा हुआ समय, और वापस किस चीज़ से आए, साइकिल से आए, तो साइकिल से आने वाला समय को C मान लीजिए। तो ये कुल कितना हुआ, ये हो गया आपका 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। लेकिन कहता है कि यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाता, अर्थात जाता भी साइकिल से और वापस आता भी साइकिल से, तो क्या होते, तो उसके 1 घंटा 45 मिनट बच जाते। तो इसमें 1 घंटा 45 मिनट घटा दीजिए, समय निकल जाएगा, पैंचा लेगा, 60 है 23 90, 90 में 45 से गया 45, 4 बचा 3, 3 में से 1 गया 2, अर्थात 2 घंटा 45 मिनट। मतलब साइकिल से जाता और साइकिल से आता तो उसे समय लगते 2 घंटे 45 मिनट। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि अगर दोनों ओर पैदल जाए तो, अर्थात 2P, P पैदल जाना पैदल वापस आना, तो 2P बराबर निकाल लेंगे हम लोग। करना कुछ नहीं है, बस उसे गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2P 2C मालूम हो जाएगा। 2P + 2C इज इक्वल टू 4 घंटा 30 मिनट का दुगना 9 घंटा। 2C का वैल्यू मालूम है 2 घंटा 45 मिनट से घटा दीजिए, 2P निकल जाएगा, अर्थात पैदल जाने और वापस आने का समय हमको मालूम हो जाएगा। 9 घंटा में 2 घंटा 45 मिनट घटाइए, 60 पैंचा लिए 45, 15 मिनट, 8 घंटा बचा, 8 घंटा में से 2 घंटा घटेगा, 6 घंटा 15 मिनट, अर्थात पैदल जाने और पैदल वापस आने में 6 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। आंसर हो गया सी। देखते हैं 1-2 प्रश्न और ऐसे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा स्कूटर से तय की। दोनों ओर की यात्रा में उसे 2 घंटे 20 मिनट लगे। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता तो उसे 3 घंटे 30 मिनट लगते। यदि वह पूरी यात्रा स्कूटर से करता तो उसे कितना समय लगता। उसी तरह का प्रश्न है और उससे कुछ आसान ही है, आइए बनाया जाए। तो ये कुछ दूरी साइकिल से तय करता है और स्कूटर से वापस आ जाता है।
तो साइकिल से तय करने वाली दूरी में और स्कूटर से वापस आने में लगा समय कितना है? 2 घंटा 20 मिनट। तो मान लेते हैं कि साइकिल को मान लिया जाए सी से साइकिल और एस से स्कूटर। सी से साइकिल, एस से स्कूटर। साइकिल से जाने, स्कूटर से वापस आने में समय कितना लग गया? 2 घंटे 20 मिनट। अगर दोनों तरफ वो साइकिल से यात्रा करता तो अर्थात साइकिल से जाता और साइकिल से वापस आता तो उसे कितने समय लगते? 3 घंटे 30 मिनट। तो क्या बताना है? तो पूरी अगर दोनों तरफ वह स्कूटर से यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा? अर्थात हमें क्या निकालना है? 2s स्कूटर से, बस कुछ नहीं, इसको 2 से गुना कर देना है। ये जो है जैसे पहले बना उसी तरह से 2 से गुना कर दीजिए। तो क्या हमको मालूम हो जाएगा? हमें मालूम हो जाएगा 2c प्लस 2s बराबर 2 घंटे 20 मिनट अर्थात 4 दूना 4 घंटा 40 मिनट। 4 घंटा 40 मिनट। तो 2c और 2s मालूम हो गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि पूरी यात्रा यदि स्कूटर से करे तो 2c तो मालूम है, साइकिल से जाने साइकिल से आने में 3 घंटा 30 मिनट। तो 2c का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2s निकल जाएगा अर्थात स्कूटर से जाने स्कूटर से आने का समय मालूम हो जाएगा। तो 4 घंटा 40 में 3 घंटा 30 मिनट घटा दीजिए, मालूम हो जाएगा हमें क्या? 2s स्कूटर से जाने तथा स्कूटर से वापस आने का समय। 3 घंटा 30 मिनट घटा तो कितना बचेगा? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट का मतलब 70 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या हो गया? 70 मिनट। ऑप्शन बी, 70 मिनट में वो स्कूटर से चला जाएगा और वापस आ जाएगा। उसी तरह का चौथा क्वेश्चन ये भी बना लीजिए। अब बिल्कुल आसान है। अब इस तरह का जो प्रश्न आएगा आप आसानी से बना लीजिएगा। घर से स्कूल पैदल जाने में, P मतलब पैदल जाने में लगा हुआ समय, तथा टमटम से वापस आने में, T मतलब टमटम से वापस आने में लगा हुआ समय कितना होता है? 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट। यदि दोनों तरफ टमटम से जाए तो अर्थात 2t मालूम है, टमटम से जाने और टमटम से वापस आने का समय कितना है? 3 घंटा। टमटम से जाने टमटम से वापस आने का समय मालूम है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि अगर दोनों तरफ पैदल जाए तो अर्थात 2p का वैल्यू निकालना है कि 2p बराबर क्या होगा। तो बस कुछ नहीं, इसे 2 से गुना कर दीजिए। तो 2p प्लस 2t बराबर 9 घंटा 9 आवर्स, और इसमें से घटा देंगे 2t अर्थात 3 घंटा, तो 2p निकल जाएगा। 2p इसलिए 2p बराबर 2p हो जाएगा 6 घंटा। 2p इज इक्वल टू 6 आवर अर्थात पैदल जाने और पैदल वापस आने में उसे कुल कितने समय लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। इस तरह से स्कूटर से जाना, पैदल आना, घोड़ा से जाना, टमटम से आना, ट्रेन से जाना, बस से आना, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अब चलते हैं हम अगले टाइप के प्रश्न की ओर। एक ट्रेन प्रथम 250 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर आवर से तथा अगला 250 किलोमीटर की दूरी 85 किलोमीटर पर आवर से तय की। पूरी यात्रा का औसत चाल बतावे। तो औसत चाल डेफिनेशन कुल तय की गई दूरी बटे उसमें लगा समय। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि यदि दूरी समान हो और भिन्न भिन्न चाल से उस दूरी को तय किया जाए तो जो एवरेज स्पीड होता है, जो औसत चाल होता है,
वो तो ना इस दूरी पर निर्भर करता है और ना ही इस बात पर निर्भर करता है कि यात्रा को पूरी करने में कुल समय कितना लगा। ये एवरेज स्पीड इस केस में जब दूरी समान हो तो केवल इस ट्रेन की या बस की या जो भी हो उसकी चाल पर निर्भर करता है। दूरी और समय का महत्व यहाँ समाप्त हो जाता है। एवरेज स्पीड में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है। इस पर आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि इस केस में हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं 2xy बटे x प्लस वाई, जहाँ x और y चाल है, स्पीड है। अगर फॉर्मूला भूल गए तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है एवरेज स्पीड का, उससे बना लेंगे। जैसे यहाँ कुल दूरी 500 किलोमीटर, इस दूरी को तय करने में लगा समय तो आ जाएगा आपको 250 बटे 75 और प्लस 250 बटे 85। हम इससे भी निकाल ले सकते हैं एवरेज स्पीड, लेकिन ये कैलकुलेटिव होगा, टाइम टेकिंग होगा। फॉर्मूला अगर याद रहता है, इससे निकाल लेते हैं तो जल्दी बन जाएगा प्रश्न और आसान होगा। परंतु ये फॉर्मूला वहीं लगेगा जब डिस्टेंस समान डिस्टेंस हो तो एवरेज स्पीड टाइम और डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगा, सीधे उसके चाल से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 2 गुने 75 गुने 85 आप बटे दोनों को जोड़ दीजिए 0×60। बस इसको काट कूट देना है, आंसर मिल जाएगा। काटिए 2 से तो 80 दूनी 160, फिर काटेंगे तो 15 पचे 75 और 16 पचे 80। आंसर पॉइंट में है तो, और ये आंकड़ा छोटा है तो भागा दे दीजिए। 16 पचे 80 हासिल 5 पॉइंट दिए 50, 16 दिया 48, 2 50, 20, 16 है काई 16, 5.31 गुना कर दीजिए। 15 है काई 15 के 5 हासिल 1, 15 दिया 45, 1 46 के 6 4, 15 पचे 75 और 4 79.65 79.79। तो आंसर ये होगा। इसको बना लीजिए 6 बना लीजिए, 65 बना देते हैं, ये आंसर होगा। तो ध्यान ये दीजिए कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए जरा सा गुना देख लेते हैं। 15 पचे 75 और 4 79.65। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि यदि डिस्टेंस सेम हो तो ये फार्मूला उपयोगी है, इस फार्मूला पर हम निकाल लेते हैं। नहीं तो अगर फार्मूला भूल गए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगा लेकिन बन जाएगा। और देखते हैं 2 प्रश्न और ऐसा हम लोग बनाते हैं। राजेंद्र कुल दूरी का आधा 40 किलोमीटर प्रति आवर, बाकी आधा 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल अवधि 7 घंटा है। औसत चाल बताना। अब ध्यान दीजिए, इसके पहले पिछले प्रश्न में आपने देखा कि यदि दूरी समान हो तो औसत चाल दूरी पर और समय पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यहाँ आधा दूरी 40 किलोमीटर पर आवर से, आधा दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से। अब चाहे दूरी जो भी रहे, यात्रा में जो भी समय लगे, एवरेज स्पीड उस पर निर्भर नहीं करेगा। एवरेज स्पीड केवल चाल पर निर्भर करेगा। फॉर्मूला याद है आपको एवरेज स्पीड का, याद रखना है। एवरेज स्पीड बराबर 2xy बटे x प्लस वाई होता है, जहाँ x और y क्या है, उस दूरी को तय करने की चाल। दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आधा दूरी 40, आधा दूरी 60 के चाल से,
तो एवरेज स्पीड हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इस सूत्र से निकालते हैं, आसानी होती है। 2 गुने 60 गुने 40 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 6 4 के 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है वो इस टाइम पर निर्भर नहीं करेगा, अगर कोई दूरी दिया हुआ है उस पर निर्भर नहीं करेगा। हाँ, यदि इसी प्रश्न में ये पूछ दिया जाए कि यात्रा जो है वो कुल कितने किलोमीटर की थी या कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो एवरेज स्पीड निकाल लिए। पूरी यात्रा कितने घंटे, 7 घंटे की है, तो 48 को 7 से गुना कर देंगे। पूरा यात्रा कितना किलोमीटर का है ये निकल जाएगा। एवरेज स्पीड में निकालने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। उसी तरह का प्रश्न ये भी है, ध्यान से देखिए। एक मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है। शेष 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसकी गति क्या होगी यदि पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर पर आवर हो। अर्थात यहाँ जो हम लोग एवरेज स्पीड निकाले वो यहाँ दिया हुआ है, और जो स्पीड है उसमें से एक स्पीड नहीं दिया गया है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो मान लिया जाए दूरी तय करने में उसकी गति क्या होगी, तो इस गति को x मान लेते हैं। अगर यहाँ x मान लें तो मान लिया 2x इंटू वाई, वाई के जगह पर क्या हो जाएगा, y के जगह पर हो जाएगा 25, x मान लिए उस गति को, बटे x प्लस 25 इज इक्वल टू एवरेज स्पीड कितना है 30। बस इसको सोल्व कर देंगे, स्पीड मालूम हो जाएगी। तो आप देखिए 25 दूनी 50x और उधर हो जाएगा 30x, 50x से 30x गया 20x, 20x इज इक्वल टू 25 इंटू 30। अब इधर बना देते हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 गुने 30 बटे 20, 25 गुने 30 बटे 20 निकाल दिए। 1 सुना 1 सुना तो क्या 75 बटे 2 यानी कि 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड केवल चाल पर निर्भर करेगी। चाल दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, एवरेज स्पीड दिया हुआ हो, जो भी जानकारी पूछी जाएगी हम लोग निकाल लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो, भूल गए तो कोई बात नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, उसके अनुसार से हम लोग काम करेंगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देख बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर की चाल से तय करता है और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल बतावे। तो अब इसको ध्यान से देखिए, लौटता है 75 के स्पीड से, जाता है कितना 120 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो पहले जो 120 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर की यात्रा वो तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगला 100 किलोमीटर जो है वो तय करता है वो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर वापस लौट आता है ये किस स्पीड से, 75 की स्पीड से, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप इसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी बना सकते हैं, या थोड़ा सा वो जो है एक ही दूरी वाला
भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं 2xy x + y। वो कैसे? तो देखिए 120 80 140 टाइम कितना लगेगा? 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाने में 80 और 40 अर्थात 1.5 घंटे लगेंगे, 1.5 आवर। 80 किलोमीटर जाने में 1 घंटा और शेष 40 किलोमीटर जाने में आधा घंटा। ये है 100 किलोमीटर, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 40 दूनी 80 2 घंटा और बाकी 20 किलोमीटर आधा घंटा, यानी कि 2.5 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 2.5 3 1 4 घंटा। अर्थात 4 घंटा में दूरी कितना तय हुआ? 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय हुई। तो इसमें एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो 4 × 5 = 20 और 4 × 20 अर्थात 55 किलोमीटर पर आवर। तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाने में हुआ और 75 किलोमीटर पर स्पीड आने में है। डिस्टेंस क्या है? समान है। तो एवरेज स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। क्या? तो 2xy बटे x + y अर्थात 2 × 55 75, 2 × 55 × 75 बटे 75, 5 80, 7 5 12 और 1 13, 130। अब इसको काट कूट देना है, काट कूट करके आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो काट दीजिए इसको, पहले 2 से काट दीजिए, 2 से इसे काटेंगे, इधर काट देते हैं। 2 से 2 यही काटिए, 2 से 65 बार में, और फिर 5 से 13 × 5 = 65 और 11 × 5 = 55। 75 × 11 ÷ 13। गुना कर दीजिए 75 को 11 से। 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 125 ÷ 13 है ना। 11 × 5 = 55, 5 11 7 77 और 5 82। अब 13 से भागा देंगे तो देख लीजिए 13 × 6 = 78, 6 बार लगेगा। 6 13 × 6 = 78, 4 45, 33 39, यानी कि 63 पॉइंट समथिंग। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे भी बना सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न अर्थात क्वेश्चन 9 की ओर। ये भी वही प्रश्न है, वही चीज़ है। यात्रा दोनों तरफ दूरी समान है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर पर आवर से, बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर पर आवर से। एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगा। टोटल यात्रा में टाइम लगा है 12 घंटे। एवरेज स्पीड मतलब प्रति घंटा कितना किलोमीटर, 12 घंटा से गुना कर देंगे, हमें यात्रा की कुल दूरी निकल जाएगी। आइए इसे बनाएं हम लोग। तो 2xy बटे x + y, फार्मूला बिल्कुल रट लीजिए। दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड केवल चाल पर निर्भर करेगा। 2 × 22 × 26, 2 × 22 × 26 बटे 6 2 8 48 48। ये तो निकल गया एवरेज स्पीड, अर्थात प्रति घंटा इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 12 घंटा बस की यात्रा कितने की है? 12 घंटे की। तो 1 घंटा में ये, तो 12 घंटा में कितना? तो 12 से इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब काट दीजिए। 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 2 से 11, 26 × 11 गुना कर दीजिए। 26 को 11 से, 6 6 2 8, 2 286 किलोमीटर। अर्थात बस की यात्रा कितनी है? 280
6 किलोमीटर 286 किलोमीटर। तो इस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ खास है नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर पर आवर की गति से, 800 किलोमीटर की दूरी जल जहाज से 400 किलोमीटर पर आवर से, और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर पर आवर की गति से, तथा 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में औसत चाल बतावे। तो इसमें तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है। इसमें कोई फॉर्मूला काम देगा नहीं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनाना है, डेफिनेशन से ही बनाना है। तो काम कुछ खास है नहीं, बस कैलकुलेशन है। तो देखिए 600 किलोमीटर 80 किलोमीटर, टाइम निकालिए। 600 डिस्टेंस बाय स्पीड, 600 बटे 80, ये तो टाइम हो गया किस चीज़ का, रेल के द्वारा। 800 बटे 40, ये हो गया जल जहाज का टाइम, प्लस 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से, 500 बटे 400, ये टाइम हो गया हवाई जहाज का। और 100 कार की, 100 बटे 50, ये टाइम हो गया कार के द्वारा। व्यक्ति के द्वारा सभी साधनों का उपयोग किया गया है, रॉकेट केवल बच गया है। अब सबको जोड़ दीजिए डिस्टेंस, तो 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20, अर्थात कुल 2000 किलोमीटर दूरी की उसने यात्रा की। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम निकाल लीजिए। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 15 चौको 60, तो 15 बटे 2 यानी कि 7.5 घंटा यहाँ लगा, प्लस ये कट गया 20 घंटा यहाँ लगा, प्लस ये कट गया 5 बटे 4, 5 बटे 2 2.5, 2.5 का आधा 1.25, अर्थात 1 घंटा 1.25 घंटा यहाँ लगा, और ये 50 दूनी 100, 2 घंटा यहाँ लगा। तो टोटल टाइम, पहले 2000 किलोमीटर दूरी हो गई, टोटल टाइम हो जाएगा 50 25 75, और ये 20 27 2 29 और 1 30, दशमलव हटा दें हम लोग, तो हो जाएगा 2000 गुने 100 बटे 30 75, काट दीजिए। 25 से ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, 25 चौको 100, 25 से इसको काटिए, 25 से कहीं 25, 5 57, 25 दूनी 50, 25 या 75, 123 बटे में 123, एक ये है और एक ये है, ये दोनों पे ध्यान दीजिए। यहाँ 4 दूनी 8000, 8000 डिवाइडेड बाई 123, अर्थात 6 बार तो लगेगा ही, तो 6 18, 6 दूनी 12 1 13, 6 1 6 1 7, यानी कि 38। 800 में से 738 घटावेंगे, फिर एक 0 लगेगा, अर्थात ये आंसर ए होगा, है ना, ये नहीं होगा। तो इस तरह से जो है वो जरूरी नहीं है कि सब आप सूत्र से ही बने। जो एवरेज स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है। बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ टाइम एंड डिस्टेंस के। तब तक के लिए जय श्री राम।